अपना सा अजनबी भागदौड़। अरे कितना सुंदर और प्यारा बच्चा है। लपक कर वह बाहर फुलवारी में खिले एक गुलाब के फूल को तोड़ लाया और रमा के आंचल में सोए बच्चे पर हौले से रख दिया। फिर उसने झुककर उसके नरम गालों को चूम लिया तो बच्चा हल्के से गुनगुनाया। जेब से 50 रुपए का नोट उस बच्चे की नन्ही मुट्ठी में वह देने लगा तो रमा बिगड़ी। यह क्या कर रहे हैं आप? यह हमारे और इस बच्चे के बीच का अनुबंध है। आपको बीच में बोलने का हक नहीं है रमा जी, कहकर वह मुस्कुराया। यह आदमी कोई जादूगर है। कंपनी की अन्य लड़कियां को तो इसने दीवाना बना रखा होगा। रमा पल भर में न जाने क्या क्या सोच गई। अभी आई, कहकर वह बच्चे को पालने में लिटा फिर वहां आ गई। परंतु अब राहुल बाहर जाने को अध्ययन था। उसे बाहर फाटक तक छोड़ने गई तो उसने पलटकर रमा को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और हौले से मुस्कुराकर हिचकते हुए कहा, यह तो अशिष्टता ही होगी कि पहली मुलाकात में ही मैं आपसे इतनी झूठ ले लूं, लेकिन कहना भी ज़रूरी है। रमा एकाएक घबरा गई। बाप रे, यह क्या हो गया? क्या कहने जा रहा है राहुल? कहीं मेरे मन की कमजोरी इसने भाप तो नहीं ली? रमा अपने भीतर की कंपी दबाने के लिए चुप ही रही। राहुल ही बोला, असल में मैं अपने एक दोस्त के साथ रहता हूँ। अब उसकी पत्नी उसके पास आकर रहना चाहती है और वह परेशान है। अगर आपकी सिफारिश से मुझे कोई बरसाती या कमरा कहीं आसपास मिल जाए तो बहुत एहसान मानूंगा। आप तो जानती हैं, एक छड़े व्यक्ति को कोई आसानी से वह हंसने लगा तो रमा की जान में जान आई। वह तो डर ही गई थी कि पता नहीं राहुल एकदम क्या छूट से ले बैठे। शाम को अपने पति से इस सिलसिले में भी बात करूंगी। इसी इमारत में ऊपर एक छोटा सा कमरा है। मकान मालिक इन्हें बहुत मानता है। हो सकता है वह देने को राजी हो जाए, परंतु खाना वगैरह वह बात की समस्या है, उसे बाद में हल करेंगे, कहकर वह बाहर निकल गया। गहरे उहापोह और असमझ के बाद आखिर रमा ने अपने पति विनोद से फिर नौकरी करने की बात कही। विनोद देर तक सोचता रहा। असल परेशानी बच्चे को ले कर थी। अपनी माँ को मैं मना लूँगी, कुछ समय वे साथ रह लेंगे। रमा ने सुझाव रखा। देख लो, अगर माँ राजी हो जाए तो मुझे एतराज़ नहीं है, वह बोला। उमेश जी हमारे जान परखे व्यक्ति हैं। उनकी कंपनी में नौकरी करने से कोई परेशानी और चिंता नहीं रहेगी। फिर तुम्हारी पसंद का काम है, शायद कुछ नया करने को मिल जाए। राहुल के लिए ऊपर का कमरा दिलवाने की बात जानबूझकर रमा ने उस वक्त नहीं कही। पता नहीं विनोद इस बात को किस रूप में ले। दूसरे दिन वह बच्चे के साथ माँ के पास चली गई और माँ को मनाकर साथ ले आई। विनोद भी तनाव मुक्त हो गया। रमा ने फिर से नौकरी आरंभ कर दी। पुराने कर्मचारी उसकी वापसी से प्रसन्न नहीं हुए, पर राहुल तो बेहद उत्साहित हो उठा। आपने मेरी बात रख ली, मेरा मान रखा, इसके लिए किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं? रमा सोचने लगी, यह आदमी है या मिस्री की डली? कितनी गजब की चाशनी है इसके शब्दों में। कितने भी तीखे डंक वाली मधुमक्खी क्यों ना हो, इस डली पर मंडराने लगे। एक दिन उमेश जी ने कहा था, कंपनी में बहुत से लोग आए गए, पर राहुल जैसा होनहार व्यक्ति पहले नहीं आया। लेकिन राहुल आपकी डांट फटार से बहुत परेशान रहता है। उसे हर वक्त डर रहता है कि कहीं आप उसे कंपनी से निकाल न दे। रमा मुस्कुराई थी। तुम्हें पता ही है, अगर ऐसा न करे तो ये नौजवान लड़के हमारे लिए अपनी जान क्यों लड़ाएंगे? उमेश जी हंसने लगे थे। राहुल, एक सूचना दूँ तुम्हें? एक दिन अचानक रमा राहुल की आंखों में झांकती हुई मुस्कुराने लगी तो राहुल जैसा निहाल ही हो गया था। अगर आपने यह शब्द मुस्कुराते हुए न कहे होते तो मेरी जान ही निकल जाती। मैं समझ लेता। साहब ने मुझे कंपनी से निकाल देने का फैसला कर लिया है और मेरी नौकरी ख़त्म हो गई है। आप उमेश जी से इतने आतंकित क्यों रहते हैं? वे तो बहुत कुशल मैनेजर हैं, व्यक्ति की कीमत जानते हैं, आदमी की गहराई परख है
उन्हें और वे आपको बहुत पसंद करते हैं। क्यों सुबह सुबह मेरा मजाक बना रही हैं? वह हंसा। उमेश जी और मुझे पसंद करेंगे? कहीं कैक्टस में भी हर पत्ते आते हैं उसमें तो चारों तरफ सिर्फ तीखे कांटे ही होते हैं चुभने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, वह बोली। वे तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। उन्हें छोड़िए रमा जी, अपने को तो अगर आप भी थोड़ा सा पसंद करें तो जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा पा जाऊं। उसने पूछा, क्या सूचना थी? हमारे ऊपर वहाँ वाला वह छोटा कमरा आपको मिलना तय हो गया है। 500 रुपये किराया होगा। मंजूर, रमा ने कहा तो राहुल ने अति उत्साह में आकर उसका हाथ ही पकड़ लिया। बहुत बहुत कहता कहता वह रुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो तुरंत हाथ छोड़ दिया। क्षमा करें रमा जी, मैं सचमुच कमरे को लेकर इतना परेशान था कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती। कंपनी के काम के बाद मैं अपना सारा समय कमरा खोजने में लगा देता था। आपने आप समझ नहीं सकती मेरी कितनी बड़ी मदद की है। इस समय के लिए किन शब्दों में कल से आ जाना। रमा ने झेपते हुए कहा, किसी किसी आदमी ने छुअन में इतनी बिजली होती है कि सारा शरीर को रोम झिंझना उठता है। रंग रंग में न जाने क्या बहने लगता है कि अपने आप को समेट पाना असंभव हो जाता है। पति की छुअन में भी पहले रमा को ऐसा ही प्रतीत होता था, परंतु धीरे धीरे सब कुछ बासी पड़ गया था। बल्कि अब तो पति हर छुअन से उसे एक ज़बरदस्ती, एक अत्याचार प्रतीत होती थी। हर रात उसे लगता था कि वह एक बलात्कार से गुजर रही है। वह जैसे विनोद को पति होने के कारण झेलती थी, उसका मन उसके साथ अब नहीं रहता था। यह क्या हो गया है, वह खुद समझ नहीं पा रही थी। माँ से अपने मन की यह बुद्धि कही थी तो वे हंसने लगी। पहले बच्चे के बाद ऐसा होने लगता है, कोई खास बात नहीं। औरत बढ़ जाती है अपने आदमी में और अपने बच्चे में। शुरू में वह बच्चे से अधिक जुड़ जाती है, इसलिए पति से कटने लगती है। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। पर यह राहुल, इसकी छुअन। रमा अपने कक्ष में बैठी देर तक झंझनाहट महसूस करती रही। राहुल ऊपर के कमरे में क्या आया? रमा को लगा जैसे उसके पास पूरा बसंत ही महकने लगा है। वह खुशबुरा भरे झोंके की तरह हर वक्त उसके बदन से जैसे अनदेखे लिपटता रहता। वह सोई विनोद के संग होती है और उसे लगता रहता राहुल उसके संग है और न जाने उसे क्या हो जाता कि विनोद पर ही अतिरिक्त प्यार उड़ेल बैठती। नींद से विनोद जाकर उसे बाहों में भर लेता। क्या बात है मेरी जान, आज बहुत प्यार उमड़ रहा है। वह विनोद को कुछ कहने न देती, उसे बेतहाशा चिमटी चली जाती, पागलों की तरह, जैसे वह उसका पति न हो, राहुल हो और वह उसमें समा जाना चाहती हो। अब वह मन ही मन राहुल से बोलती, बतियाती रहती, जैसे हर वक्त उसके भीतर बाहर रह रहा हो, उसका रोम रोम में बसा हुआ हो। वह अब तो भी रसोई में पकाती, उसे लगता राहुल के लिए पका रही है। वह खाती, विनोद को खिलाती तो उसे लगता रहता राहुल को खिला रही है। वह अपने सामने बैठे पति को अपलक ताकती रहती, जैसे उसके पीछे राहुल को निहार रही हो। वह स्नानघर में वस्त्र उतार कर नहा रही होती तो उसे लगता राहुल के साथ पोरापोर अपनी नरम उंगलियों से छू और सहला रहा हो। वह पानी में तरह बहने लगती।